सभी को नमस्ते। सिम्पोसियम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी पहली वीडियो डालने जा रहे हैं, जो कि कक्षा 12वीं के इतिहास का पहला चैप्टर ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, जिसे आमतौर पर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यह जो वीडियो है वो हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर बना रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो वीडियो है वो हम 2 या 3 दिनों में डालेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही विशाल सभ्यता थी और ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम इसे 2 या 3 भागों में इस चैप्टर को पूरा करेंगे। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी जानकारी हमारे पास है वो या तो वहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर है या फिर इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है, क्योंकि हड़प्पा की जितनी जो भी लिपि है उसको हम नहीं पढ़ पाए हैं। कई बार इतिहासकारों ने उसे पढ़ने की कोशिश की, किंतु वे असफल साबित हुए। हड़प्पा की लिपि बहुत ही अधिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए जितनी भी हमारी जानकारी है वो अनुमानों पे या फिर साक्ष्यों पे ही आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर जो हम बात करते हैं तो अब तक लगभग 1022 स्थलों की जानकारी हमें प्राप्त हुई है, किंतु अभी हाल ही में नए स्थलों को भी खोजे गए हैं, तो वो भी बढ़ रहे हैं। तो हम मान के चल सकते हैं कि लगभग 1200 स्थलों की जानकारी हमारे पास अभी है। अगर जो हम आगे देखते हैं तो इन 1022 में से 406 जो है वो पाकिस्तान में है और 616 जो है वो हमारे भारत में जो स्थल जो आइडेंटिफाई हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के वो मिले हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो यह एक ऐसी सभ्यता थी जो आधुनिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, फिर पश्चिमी सीमांत प्रांत जितने भी है, गुजरात इत्यादि भागों में इसमें प्रदेश शामिल हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं सिंधु घाटी के क्षेत्रफल की, तो इतिहासकारों के अनुसार इसके क्षेत्रफल 6,80,000 से 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। तो यह एक बहुत ही विशाल सभ्यता थी जो सिंधु नदी के तट पर बसी हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं या फिर इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस सभ्यता के चरणों के बारे में जानेंगे। तो इस सभ्यता को मुख्यतः इतिहासकारों ने 3 चरणों में बांटा है। पहला था आरंभिक हड़प्पा, जिसकी शुरुआत होती है 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के मध्य में। तो आरंभिक हड़प्पा की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे मानव जीवन का धीरे धीरे विकास हो रहा था। यहाँ पे जितनी भी सुख सुविधाएं थी, विलासिता की वस्तुएं थी, वो उतनी उपस्थित नहीं थी। अगर जो हम दूसरे चरण की बात करते हैं तो वो थी नगरीय हड़प्पा। तो नगरीय सभ्यता में नगरीकरण को बढ़ावा मिल चुका था। इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, लोथल जैसे नगरों का विकास हो चुका था और वहाँ पे नए नए उत्पादनों का भी निर्माण शुरू हो चुका था। इसके बाद जो हम देखते हैं वो तीसरा और आखिरी चरण था उत्तर हड़प्पा, जो था 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक। इसके बाद इस सभ्यता का अंत हो गया। अगर जो हम इस सभ्यता के खोज की बात करते हैं तो इस कांस्य युगीन सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोजकर और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को खोजकर की थी। उसके बाद विश्व को एक नया संदेश दिया कि भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता की खोज से पहले लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता को सबसे पुरानी सभ्यता मानते थे। तो सबसे पहले यदि हम किसी सभ्यता के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमें पढ़ना होगा उनके भोजन या फिर उनके निर्वाह के तरीके के बारे में। तो यदि हम निर्वाह के तरीके के बारे में बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। वे मांस भी खाते थे और पेड़ पौधों से भी अपने भोजन को प्राप्त करते थे। यदि हम बात करते हैं मांस के तौर पे तो वे जानवरों में मवेशियों जैसे गाय, भैंस, बैल इत्यादि, भेड़,
बकरी, सूअर। यदि हम जंगली जानवरों की बात करते हैं तो वे वराह, जिसे हम जंगली सूअर कह सकते हैं, वो, इसके अलावा घड़ियाल और हिरन इत्यादि को अपना भोजन बनाते थे। कुछ जानवरों को ये पालतू बनाकर रखते थे और कुछ को ये शिकार द्वारा मारकर खाते थे। तो यहाँ पे हमें एक बात यह ध्यान में देना होगा कि हमें अब तक इस बात के साक्ष्य नहीं मिले हैं कि हड़प्पा के लोग जो जंगली जानवरों को मारते थे वो उनका शिकार खुद करते थे या फिर किसी आखेटक समुदाय द्वारा जो वो मांस खरीदते थे। इसकी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है। अगर जो हम बात करते हैं अनाज में, तो वो गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा इत्यादि का उत्पादन करते थे और जिससे भोजन ग्रहण करते थे। हम बात करते हैं तो चावल के जो अवशेष है हड़प्पा में बहुत कम मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि वे चावल का उत्पादन ज़्यादा नहीं करते थे। चावल के एक दो केंद्र है जैसे लोथल, वहीं से हमें चावल मिले हैं। इसके अलावा हड़प्पा के जो लोग थे वो मछली को भी खाते थे, क्योंकि हमें उनके जहाँ पे वो रहते थे वहाँ से मछली के कांटे और पक्षियों के अवशेष भी मिले हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। यदि हम बात करते हैं कृषि की, तो हड़प्पा की सभ्यता में कृषि का मुख्य केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, लोथल, कालीबंगा, चोलिस्तान, धौलावीरा इत्यादि थे। कई इतिहासकारों ने ऐसा बताया है कि ये जो थे वो समय चक्र को जानते थे और जो नवंबर में अपने जितने भी इनके अनाज होते थे उसके बीज को ये खेतों में छिड़क देते थे और बाढ़ आने से पूर्व उसे काट लेते थे। यदि हम कृषि में प्रयुक्त औजारों की बात करें तो ये जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। हमें लकड़ी के और टेराकोटा के हल के अवशेष मिले हैं। इतिहासकारों ने जब वहाँ पे उत्खनन किया तो हमें मिट्टी के बैल के खिलौने मिले, बैल की आकृति के खिलौने मिले, तो जिससे यह पता चलता है कि उन्हें बैल का ज्ञान था। तो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये जो लकड़ी का हल था उसे बैल में बांधकर वो खेतों की जुताई करते थे, क्योंकि हमें कालीबंगा में जो खेतों की जुताई की हुई है उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हमें यह पता चलता है कि कृषि में उनकी बहुत ही अधिक उन्नति थी, क्योंकि वो एक ही साथ दो तीन फसल एक ही खेत में उगा लेते थे। यदि हम सिंचाई की बात करते हैं तो वो कृषि है तो सिंचाई में मुख्यतः वर्षा पर निर्भर रहते थे, लेकिन शोरतुगई अफगानिस्तान में हमें नहर के संकेत मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि यदि वर्षा नहीं होती थी तो वे नहर के पानी से खेतों की सिंचाई कर लेते थे। धौलावीरा में भी हमें जलाशय के अवशेष मिले हैं जिससे सिंचाई के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने भी मुख्य नगर थे वहाँ पे कुएं बने हुए थे, जिससे माना जाता है कि इन कुओं के जल से वहाँ पे सिंचाई की जाती थी। यदि हम कृषि की बात करें तो ये मुख्यतः गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, बाजरा, चावल इत्यादि फसल उगाते थे। जानवरों को पालतू बनाना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक अन्य मुख्य विशेषता थी। वे जिन जानवरों को पालतू बनाते थे उनमें मुख्य रूप से बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ते, बिल्ली इत्यादि थे। कई जगहों पे जंगली जानवरों जैसे कि हिरन, गैंडे इत्यादियों को भी पालतू बनाने के साक्ष्य हमें मिले हैं। इन जानवरों से उन्हें मुख्य रूप से दो चीज़ें प्राप्त होती थी। पहला था मांस और दूसरा था दूध। कई जगहों पे ये जानवर अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान देते थे, क्योंकि इन्हें सामान ढोने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामान को लेकर जाते थे। इतिहासकारों में घोड़ों को लेके मतभेद है, क्योंकि कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे सभ्यता में घोड़े
आ चुके थे, किंतु कईयों का ऐसा कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े नहीं आए थे। तो इसलिए हम इस पे स्पष्ट निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं कि वहाँ पे घोड़े थे या नहीं थे। अब आगे बढ़ते हुए इस सभ्यता के बारे में और अधिक जानेंगे और इसके जितने भी नियोजित शहर थे जो कि एक सुनियोजित तरीके से बसाए गए थे उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो एक शहर है मोहनजोदड़ो, उसके बारे में जानते हैं। यदि हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, तो ये पाकिस्तान में स्थित है, जिसका सिंधी भाषा में जो अर्थ है, मूल अर्थ है, वो है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो अर्थात मृतकों का टीला। तो यदि हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के क्षेत्रफल की, तो ये लगभग 200 हेक्टेयर में फैला हुआ नगर है, जो कि एक नियोजन से बनाया गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था, तो इसके नियोजन में इस शहर को 2 भाग में बांटा गया था। पहला भाग था दुर्ग और दूसरा भाग था निचला नगर। यदि हम दुर्ग की बात करते हैं, तो जो दुर्ग था वो एक ऊंचे टीले पे बना होता था, जिसके चारों ओर 4 दीवारी होती थी और उसके अंदर नगर बसा होता था। और जो निचला नगर था वो निचले स्थल पे बसा होता था और इनमें सामान्य लोग रहते थे। 4 दीवारी तो इसके बाहर भी होती थी, किंतु दुर्ग जितनी सुरक्षा इसमें नहीं होती थी। ऐसा माना जाता है कि दुर्ग में जो वहाँ के मुखिया अथवा राजा और उनके पुरोहित इत्यादि लोग जो ऊंचे घराने से आते हैं, वो लोग या फिर जो अमीर लोग होते हैं, वो दुर्ग में निवास करते थे और उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पे जो उन्हें ऊंचे स्थल पे बसाया गया था, ताकि बाढ़ में भी उन्हें ज़्यादा नुकसान न पहुँचे। और जो निचला नगर था वहाँ पे सामान्य लोग रहते थे। यहाँ पे जितने भी घर बनते थे वो चबूतरे पे बनाए जाते थे, ताकि बाढ़ से लोगों की सुरक्षा हो सके। जितने भी घर मिले हैं वो पक्की ईंटों के मिले हैं और जिन ईंटों की और उन ईंटों की जो एक संरचना है वो एक निश्चित अनुपात में बनाए गए थे, अर्थात जितनी लंबाई और चौड़ाई हो उसका एक अनुपात निश्चित होता था और वो उसी अनुपात में बनाए जाते थे ईंट। मोहनजोदड़ो के अगर जो हम नगर संरचना के विभिन्न विशेषताओं को देखें, तो सर्वप्रथम हमें वहाँ के जल निकासी व्यवस्था अर्थात नालियों के बारे में जानना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे नाले के बारे में। तो जितने भी मोहनजोदड़ो में जल निकासी के लिए नाले बने होते थे वो सड़क के साथ साथ बने होते थे। ये ऐसे नाले होते थे जिस पर पोर्टेबल कवर लगा होता था, जिसके ढक्कन जो होते थे वो सफाई के लिए उठाए जा सकते थे और फिर साफ करने के बाद उन्हें ढक दिया जाता था। इसके अलावा जो होता था, जो भी एक छोटा नाला होता था वो आगे जाके किसी न किसी बड़े नाले में मिल जाता था। घर से जल निकासी के लिए पतली नालियाँ होती थी, जो कि घर के भीतर से जो सड़क के किनारे नाले होते थे उनमें जाके खुलती थी। इस प्रकार घरों का जितना भी गंदा जल होता था वो नालों में चला जाता था। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक दूसरी विशेषता थी वहाँ की सड़क। जितनी भी सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। समकोण से हमारा अर्थ है 90 डिग्री के कोण पे, अर्थात जितनी भी सड़कें थी वो एक दूसरे से जुड़ी होती थी और कहीं ना कहीं जाके वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती थी। मोहनजोदड़ो में जितनी भी सड़कें हमें मिली हैं वो कच्ची सड़कें मिली हैं। कई जगह पे हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहाँ पे सड़कों पे पक्की मिट्टी के बर्तनों को फोड़ा गया है, जिससे इतिहासकार ऐसा अनुमान लगाते हैं कि उस सड़क को पक्की करने की दिशा में लोगों ने कदम उठाए थे। हमें मोहनजोदड़ो में एक ऐसी सड़क मिली है जहाँ पे कई बैलगाड़ियाँ समानांतर चल सकती थी एक साथ, जिसे लोगों ने राजमार्ग कहा है। सड़कों के दोनों तरफ हमें लाइट की भी व्यवस्था देखने को मिलती है, जिससे यह पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की सड़कें भी सुरक्षित थी और जो वहाँ का राजा था अथवा जो भी वहाँ का प्रधान था या वहाँ के लोगों ने सड़क सुरक्षा के लिए बहुत ही उपयुक्त कदम उठाए थे।
आगे चलते हुए हम मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य अर्थात घरों के बारे में देखेंगे। मोहनजोदड़ो में हमें जितने भी घर मिले हैं उन सब में एक समान चीज़ थी, जो था आंगन। हर घर में आंगन निश्चित तौर पे होता था और आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। वहाँ की घरों में प्राइवेसी का विशेष ख्याल रखा जाता था, इसीलिए जो प्रथम तल पे जितने भी कमरे होते थे उस पे एक भी खिड़की नहीं होती थी। वहाँ के घरों की एक विशेषता यह भी थी कि वहाँ पे यदि एक लाइन में एक घर एक मंजिला है तो उस लाइन के जितने भी घर होंगे वो एक मंजिले ही होंगे। ठीक उसी प्रकार यदि किसी लाइन में एक दो मंजिला घर है तो उस लाइन के सारे घर दो मंजिले ही होंगे। जितने भी घर बनाए जाते थे वो पक्की ईंट से बने होते थे। इसके अलावा इतिहासकारों ने ऐसा माना है कि जो आंगन होता था घरों के बीचों बीच, उनका प्रयोग या तो सूत काटने या फिर अन्य जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं उनके लिए किया जाता होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि वहाँ पे हर घर में स्नानागार होता था, जिसका फर्श होता था वो ईंट से बना होता था और हर घर में जल निकासी के लिए नालियाँ अवश्य होती थी और जो कि सड़क के बगल में जो नाले होते थे उनमें जाके मिल जाती थी। वहाँ पे जितने भी बहुमंजिले घर थे वहाँ पे ऊपर जाने के लिए या फिर एक छत से दूसरे छत पे जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था, जिसके साक्ष्य हमें मिले हैं। आगे चलते हुए हम मोहनजोदड़ो के उस विशेषता पर प्रकाश डालेंगे जिसके लिए वह सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जो कि है बृहद स्नानागार। मोहनजोदड़ो शहर के बीचों बीच एक बृहद स्नानागार बना हुआ था, जिसकी लंबाई 14.5 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई लगभग 2.5 मीटर थी। इसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। इस स्नानागार में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था थी। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इस स्नानागार के चारों ओर जो कमरे बने हुए हैं उसमें पुरोहित निवास करते हैं, अर्थात मोहनजोदड़ो नगर के जितने भी पुरोहित होते थे वो उन बृहद स्नानागार के चारों तरफ जो कमरे थे उसमें रहते थे और किसी भी धार्मिक मौके पे जब लोग वहाँ पे पूजा पाठ कराते होंगे और जो लोग होते हैं धार्मिक मौके से पूर्व उस स्नानागार में जाकर स्नान करते थे। ये जितनी भी जानकारी है वो केवल अनुमानों पे ही आधारित है। इतिहासकारों ने केवल अनुमान ही लगाया है कि इस स्नानागार का प्रयोग धार्मिक मौकों से पूर्व स्नान के लिए किया जाता था। आगे चलते हुए हम उन अन्नागार के बारे में जानेंगे जो कि मोहनजोदड़ो में स्थित था। इसकी लंबाई लगभग 46 मीटर थी और चौड़ाई लगभग 15.23 मीटर। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि यह जो अन्नागार था अर्थात गोदाम था, इसका प्रयोग जो राजा के द्वारा जो लोगों से कर लिया जाता था अनाज के रूप में, उसे स्टोर करने के लिए किया जाता था। उसे सुरक्षित रखने के लिए इस अन्नागार में उस अनाज को रखा जाता था, ताकि जब कभी भी आपातकाल हो अर्थात सूखा पड़ जाए तो लोगों को उस अनाज से लोगों को सहायता प्रदान की जा सके। इसके अलावा इस अनाज का प्रयोग जो भी राज्य में जो कर्मचारी काम करते थे उन्हें वेतन देने के रूप में भी इस अनाज का प्रयोग किया जाता था। यदि हम मोहनजोदड़ो के अन्य सामाजिक स्थलों की बात करते हैं तो वहाँ पे 27 गुना 27 मीटर का एक हॉल मिला है। इस हॉल में लगभग एक निश्चित स्थान के पास चबूतरे बने हुए थे, जिससे यह लोगों ने अनुमान लगाया है कि यहाँ पे जो राजा होगा वह अपने मंत्रियों के साथ आकर कुछ निर्णय लेता होगा या फिर उनके साथ मीटिंग करता होगा, उस अनाज से लोगों को सहायता प्रदान की जा सके। इसके अलावा इस अनाज का प्रयोग जो भी राज्य में जो कर्मचारी काम करते थे उन्हें वेतन देने के रूप में भी इस अनाज का प्रयोग किया जाता था। यदि हम मोहनजोदड़ो के अन्य सामाजिक स्थलों की बात करते हैं तो वहाँ पे 27 गुना 27 मीटर का एक हॉल मिला है। इस हॉल में लगभग एक निश्चित स्थान के पास चबूतरे बने हुए थे, जिससे यह लोगों ने अनुमान लगाया है कि यहाँ पे जो राजा होगा वह अपने मंत्रियों के साथ आकर कुछ निर्णय लेता होगा या फिर उनके साथ मीटिंग करता होगा,
आगे चलते हुए हम सिंधु घाटी सभ्यता के शिल्प उत्पादन के बारे में जानेंगे। यदि हम सबसे पहले देखेंगे वहाँ के केंद्रों के बारे में, तो मुख्य जो केंद्र थे वो थे लोथल, नागेश्वर, बालाकोट, धौलावीरा, हड़प्पा, चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो इत्यादि। फिर हम देखते हैं कि जो शिल्प उत्पादन थे तो वो उनके आकार कैसे होते थे, जो वो मन के बनाते थे या फिर बाट बनाते थे या फिर जो शिल्प बनाते थे। तो वो जो मन के बनाते थे उनके आकार होते थे गोलाकार, बेलनाकार, चक्राकार, ढोलाकार इत्यादि। इससे पहले हम जानते हैं कि वो जो मन के बनाते थे वो किस किस धातु के बनाते थे और किस किस पत्थर के बनाते थे। तो धातु में वो तांबा, कांस्य, सोना इत्यादि धातु प्रयोग करते थे और पत्थरों में जैस्पर, सफटी, कार्नीलियन, सेलखड़ी, क्वार्ट्ज इत्यादि प्रयोग में लाते थे। इसके अलावा कुछ विलासितापूर्ण जो मनके होते थे वो फॉइन्स के बने होते थे। इसके अलावा वो पक्की मिट्टी से भी मनके बनाते थे। जो मनके वे बनाते थे वे इसमें शिल्प क्रिया में वे मनके बनाते थे, शंख की कटाई करते थे, धातु कर्म करते थे, मुहर बनाते थे, बाट बनाते थे। अब हम देखते हैं कि जो ये मनके बनाते थे वो उसकी प्रक्रिया क्या होती थी। तो मनके बनाने के लिए ये मुख्यतः दो प्रक्रिया प्रयोग में लाते थे। पहला तो ये होता था ये धातु को एक बड़े धातु को छोटे रूप में काट कर और उसको एक निश्चित सांचे में रगड़ कर उसको जो रूप वो देना चाहते थे वो उस रगड़ रगड़ कर वो रूप दे देते थे। जो दूसरी प्रक्रिया होती थी वो पत्थर को पीस कर उसका लेप बनाकर वो एक सांचे में डालते थे, एक अर्थात एक फ्रेम में डालते थे और उससे वो मनके बनते थे। तो हम देखते हैं कि जो मनके बनाने की जो प्रक्रिया है वो सिंधु घाटी सभ्यता में एक विस्तृत प्रक्रिया थी। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। आगे के जो भी भाग होंगे उसमें हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। वीडियो के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें ताकि हम जो आगे वीडियो डालें वो आप देख सकें। धन्यवाद।